बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, देखना ये होगा कि कौन होगा अब गिरफ्तार, खिलाड़ी या फिर कप्तान, क्योंकि ज़मान पाक से मुश्तबा तौर पर फरार होने वाले 8 अफराद को इस वक्त गिरफ्तार तो कर लिया गया है और जो निगरान हुकूमत की तरफ से ज़मान पाक के हवाले से या उनके ऑपरेशन के हवाले से जो मोहलत दी गई थी वो भी दोपहर के वक्त ख़त्म हो चुकी थी। इसके साथ साथ अब ये भी देखेंगे कि बड़ी बड़ी विकेटें तो गिरी हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नाकारा खिलाड़ी इमरान खान साहब के साथ जो थे वो आउट हो गए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का अब अपना सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया शामिल करेंगे। मगर सियासत के साथ साथ एक और भी बड़ा अहम मामला है हमारे पुलिस अफसरान का। अदालती और महकमाना इंक्वायरियों में गफलत के मरतकब पुलिस अफसरान पर किस तरह से नवाजिशें हो रही हैं, इसकी डिटेल भी आज के प्रोग्राम मुकाबले में शेयर करेंगे। आमिर साहब, हमेशा से हम हीट के हवाले से बात करते जी, इतना माहौल हीटअप हो गया, ये हो गया वो हो गया। अच्छी और खुश आइंद बात हमने डिस्कस की थी कि ISPR प्रेस रिलीज जारी करता है कि बातचीत अगर होगी तो हिमायत करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बात कह चुकी है, सियासी हल है और इसका सियासी हल इसी तरह से निकलेगा कि बातचीत हो, मुज़ाकरात हों। क्या आपको वाकई इस तरह से सियासी हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? पहले तो बड़ी खुशाइन बात है कि जिस तरह की फुर्तियाँ दिखाई गई हैं कि 24 घंटे के अंदर तमाम मुल्ज़मान जो है ना, ये क्लेम किया जा रहा है कि जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात और मुल्क को नुकसान पहुँचाया वो सारे के सारे पकड़ लिए हैं, उनका पता चल गया। मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त होगी कि इसका 10% फुर्ती ज़रा सी अरशद शरीफ के केस में भी दिखा दें। हमें सिर्फ जो है ना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, एक FIR की जो है इतला फैक्ट फाइंडिंग मिशन में आ चुकी भी है, उस थानेदार साहब का नाम भी आ गया है और जो मुद्दई का नाम भी आ गया है। सिर्फ हमें वो 18 FIR जो बाकी हुई थी उनमें मुद्दइयों के नाम और SHO जिन्होंने बगैर तफ्तीश के वो FIR काट दी उनका नाम भी दे दें। ये फुर्तियाँ 1 साल हो गया है हमारे दोस्त को शहीद हुए हुए, ये फुर्तियाँ ज़रा थोड़ी सी इसकी ना वहाँ भी दिखा दें तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये इल्तिजा है। बाकी आपका जो सवाल है कि इत्तफाक राय, अभी जो माहौल बन गया है जिसके अंदर जिस तरीके से जायज़ और नाजायज़ जो है ना चीज़ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, ख़वातीन को भी नहीं बख्शा जा रहा, और जो कि बड़ी एक खौफनाक उसकी तस्वीर आ रही है कि लोगों की ये हमारा पुराना तरीक़ाकार है, अंग्रेज़ों के ज़माने, बल्कि अंग्रेज़ नहीं इस तरह करते थे, ये पंजाब पुलिस का अपना वतीरा है कि आपके अगर मुलजिम नहीं मिला तो उसकी माओं बहनों बच्चों को पकड़ के आप ले आएँ कि जी इस बहाने जो है ना वो गैरत खाएगा और वो आ जाएगा। तो ये लोगों की जो बीवियाँ जो कि मुंसलिक नहीं है केस से, जिनका कईयों का सियासत से भी ताल्लुक नहीं है, शहरयार अफरीदी की बीवी का, और भी कईयों के घर में जो है ना बूढ़े वालिदैन को पकड़ के ले जाते हैं या एक भाई को पकड़ के ले जाते हैं। ये खुदा के लिए ये तरीक़ाकार अपना थोड़ा सा बदल दें, ये ना करें। तो ये इस माहौल में जहाँ पे बंदे उनके तोड़े जा रहे हैं PTI के, और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं PDM की तरफ से भी, ख्वाजा से राना सनाउल्लाह, तो वो मैं समझता हूँ कि ये जो ISPR की भी जो प्रेस रिलीज थी इत्तफाक राय की, वो लफाजी से ज़्यादा एक्शन मैटर करता है कि आप ऑन ग्राउंड क्या देख रहे हैं। हाँ। तो ऑन ग्राउंड जो है ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। और अदालतें जो हैं आप देखें, छोटी अदालतों का भी जो रोल रह गया है कि वो बेबस नज़र आती हैं, लाचार, कि ज़मानत देती हैं और वो कहती हैं कि इसको गिरफ्तार ना किया जाए फलानी तारीख तक, वो बाहर नहीं निकलता, आदमी उसको पकड़ के दोबारा पकड़ के थाने के अंदर वो नज़र आते हैं। वो अली अहमद का भी नज़र आया, ये बेचारा फवाद चौधरी जिस तरीके से भागा और गिर गया, उसका तमस्कुर उड़ाया जा रहा है। मलिका बुखारी भी, शरीम अजारी भी और भी बेताशा लोग हैं जिनकी ज़मानत होती है और अदालत कहती है कि फलानी तारीख से आपने नहीं पकड़ना। कोई बिल्कुल ही ये फिर निज़ाम तो ना रह गया ना, ये किस किस्म को इसको क्या कहेंगे, एक मदर पिदर आज़ाद एक मुआशरा बन गया। इस वक्त टोटल लाख कानूनियत है, आइन कानून एग्जिस्ट नहीं करते। और छोटी अदालतों को क्यों ब्लेम करें आप, ये सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, उनका भी वहाँ भी बेबसी और लाचारी नज़र आती है। वो तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, 8-8 दिन की तारीख है, अब गालिबन 23 तारीख को उन्होंने नेक्स्ट तारीख दी भी है। और इत्तफाक राय उन्होंने जो कहा था सियासी, वो तो अभी कितने की डेट्स देंगे, तो फैसला कर दें, या फैसला कर दें
कि जनाब ये लाजमी हमने इम्प्लीमेंट देना, काफ़ी इनफ इज़ इनफ, या फिर ये सिंपली बंद कर दें अदालत और कहें जनाब हम बेबस हैं और बाकी जो तमाम रियासत के इदारे हैं हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पुलिस थाना या कोई ऐसी फोर्सेस नहीं है जिसके ज़रिए इतलाक़ कर सकें, ताला लगाएं और घर पे चले जाएं। ये अब जो है ना ये मजाक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इन कानून हर किस्म का एक मजाक हो रहा है। तो दूर दूर तक मुझे कोई इत्तेफाक राय नज़र नहीं आता, पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है। सही। अभी तो ये 190 दिन का इलेक्शन तो दूर की बात है, ये क्वेश्चन सबसे बड़े सवाल ये आ गया हुआ है कि अक्टूबर को भी इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। कह दिया अक्टूबर में नहीं होंगे क्योंकि खून रेजी का खदशा है। मैं आपको बता देती आज उन्होंने बिल्कुल ये खून रेजी का इससे पहले ही, वो 2 महीने पहले जब खून रेजी का खदशा नहीं था उस वक्त भी उन्होंने कह दिया था कि किस बात के इलेक्शन, क्योंकि अक्टूबर में भी क्या ये फ़र्क पड़ेगा अब के जो हालात हैं, और अक्टूबर में भी हाँ उनका ये ख्याल है, एक तासुर उनका ये है कि ये जो पकड़ धकड़ करेंगे इससे डरा धमका देंगे, पार्टी तोड़ देंगे और जो है उसके बाद शायद लोग बिल्कुल इनका शायद ये टीयर मेन फर्स्ट ईयर तो इनका सारा जेल में है, सेकंड ईयर में गिरफ्तारियां भी हो जा रही हैं और कुछ लोग बाहर भी हैं और फिर वफादारियां भी हैं। वफादारियों का सुन लें कि अभी तक जो है तमाम तर कोशिश के बावजूद जो है 2 बड़े नाम टूटे हैं, बाकी तो खैर जेल में है, वो जेल से आएंगे तो देखेंगे। अभी वैसे तो पता नहीं कुछ नहीं है जेल में क्या है, मगर ये जो पार्टियों को जो तोड़े जाता है ना, ये हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के पूरे उसमें ज़िया-उल-हक ने पूरा जोर लगा लिया और वो 11 साल माशाल्लाह रहा, और ये तो कुछ भी नहीं ना, उस वक्त जो जुल्म सितम हुआ हुआ है, लोगों को गोलियां मार दी गई, कोड़े मारे गए, टांगें तोड़ दी गई, किलों में रखा गया, क्या कुछ है। उसे पार्टी आज 50 साल तक वो बहरहाल एग्जिस्ट करती है, अच्छा थोड़ी सी महदूद हो गई है मगर एग्जिस्ट करती है, पीपल्स पार्टी नहीं टूटी, और बल्कि उनकी वो दास्तानें चलती रहती हैं, उन दास्तानों की वजह से पार्टियां जिंदा रहती हैं। वो शुहदा का दिन होता है, वो फलाना दिन होता है। इस तरह नून लीग जो है वो पूरी तोड़ने की कोशिश की, वो काफ़ी लोग टूटे भी, और एक तबका होता है जो कि 2002 में भी टूटा, 2008 में भी टूटा, वही 2013 में भी टूटे, 2018 में भी टूटे, और वो टूटते रहेंगे। दूसरा आज अमीन असलम साहब टूटे हैं। अमीन असलम साहब की भी समझ आती है, हालांकि जिस तरीके से इनको नवाजा गया, और ये इनकी जो मेन नारा था पीटीआई का बिलियन ट्री जो है सुनामी जो है उसको ये लीड कर रहे थे, और कई चीज़ों में इन्होंने वाकई इन्वायरमेंट के हवाले से बड़े अच्छा काम किया। हम इनके बड़े मद्दा भी रहते थे, बड़ी तारीफ भी करते थे, क्योंकि इन्वायरमेंट हमें भी बड़ा अजीज़ है, कोई भी उसके लिए काम करे, कोई पार्टी भी करे, एक अच्छी चीज़ है। पर इनकी सियासी समझ आती है, एक तो ये है कि हमेशा से ये भी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी रहे, ये मुशर्रफ की गवर्नमेंट के साथ भी थे, पूरा ख़ानदान इनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मोरलेस रहा है। इनके पास वहाँ पर सीट कोई नहीं है, पीटीआई के अंदर जो है इनकी वहाँ इलेक्टोरल सियासतदान अल्टीमेटली उसको अपनी एक सीट चाहिए होती है। 2 तरीके होते हैं सियासत में ज़िंदा रहने की, एक ये कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आप सेनेट वेनेट में नॉमिनेटेड वो किसी सीट पे आ जाए। इस तरह काफ़ी सारे लोग हैं हमारे दोस्त, शेरी रहमान, रज़ा रब्बानी, ये बेचारे इलेक्टेड नहीं कभी जीत सकते, तो ये सेनेट के थ्रू आते हैं। इस तरह इनकी अटक की जो है वहाँ पे जो मेजर ताहिर साहब हैं, वो पिछली दफ़ा उन्होंने 17 में पीटीआई ज्वाइन कर ली थी, उन्होंने दोनों सीटें अटक की जीती। बाद में इनका ख्याल था कि एक सीट इनको दे दी जाएगी, मगर उन्होंने अपनी बेटी को इलेक्ट करवाया। अभी उनके जो वो चौधरी परवेज़ इलाही के रिश्तेदार हैं तो वो भी अब चले गए हैं, और इस बात का वहाँ की अटक की जो है ना, इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग शख्सियत जो है ना, वो पहले नाज़िम भी रहे हुए हैं, वो मेजर ताहिर है, वो रन करते हैं। उनके होते हुए इनकी दाल नहीं गलती, पीटीआई इनको वैसे भी दोनों टिकटें उन्हीं लोगों को मिलती है जो पहले जीते होते हैं, तो इनको टिकट नहीं मिलनी थी वैसे भी। अच्छा। और इस वक्त ये है किसी और तरफ ये प्रेशर भी है, तो इनका भी सियासी समझ आती है। आने वाले दिनों में मैं बहुत सी बातें बताऊंगा, ये अपनी ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, तमाम लोग जो टूटेंगे ये काफी सारी बताएंगे। बाकी जो है पंजाब से इतने सारे जनूबी पंजाब से जो है ये जो क्लेम किया जा रहा है पीटीआई के, ये फरूक बीब साहब की भी पड़ी हुई है जो है, इसमें कमोर सारों को पता है कि एग्री किया जा सकता है इसके साथ कि ये पार्टी में से टिकटें जिनको नहीं दी थी फारिग कर चुके थे, ये वो ज़्यादातर लोग हैं
इन्होंने जिन्होंने पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच दिया था बतौर सजा, इमरान खान ने इनको टिकट नहीं दिया था। उन्होंने कहा जी इसमें सिर्फ एक ज़हीर अली ज़ई साहब हैं जिन्होंने ज़मीर बेचने वालों में से नहीं थी, और वो सियासत से किनारा कशी कर चुके थे क्योंकि उनके भतीजे को खान साहब ने टिकट नहीं दी थी। तो मोर लेस दे आर अ बंच ऑफ नोबडीज। तो अभी तक वहाँ से वो नहीं, हाँ जिनको वहाँ के जो समबडीज हैं उस खित्ते के जनूबी पंजाब के, वो जेल में हैं जो है, जिनके ऊपर देखना होगा इम्तिहान है। मुश्किल लगता है कि वो भी टूटें जब इस पोजीशन पे आए। शाहमूद कुरैशी पे बहुत प्रेशर आएगा और इस तरह के लोग आएंगे। वहाँ पे जनूबी महाज एक होता है, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, खुसरो बख्तियार जो कि हर दौर में वो पार्टियाँ बदलते हैं, वो और उनका भाई वो जो जनूबी महाज बना था तो हर दौर में 2002 में भी पैट्रियट ज़्यादातर उसी जनूबी पंजाब से बने थे, 2008 में भी वही टूटे। ये हमारे सराइकी दोस्त माइंड कर जाते हैं, मगर ये टूटने वाला अमल हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो लीड कर रहा होता है। बलूचिस्तान में तो पार्टियाँ एग्जिस्ट नहीं करती, वो जनूबी पंजाब के अंदर एक पूरा, क्योंकि वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम है और वहाँ पे इलेक्टेबल्स हैं और ज़रा सी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ जो है ना उनका काम चल जाता है। तो वो इस दफ़ा पता नहीं वो चलता है नहीं चलता, जब इलेक्शन होंगे तब होंगे, किन हालात में होते हैं, किसकी क्या वेव चलती है नहीं चलती है, ये उस वक्त देखेंगे। मगर फ़िलहाल इस तरफ जो है ये ऑपरेशन क्लीन अप जो है तोड़ फोड़ जारी है पीटीआई में, उसके रिजल्ट अभी निकलेंगे, ये देखेंगे। क्लीन अप ऑपरेशन की आपने बात की, इस वक्त सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं और बातें ये भी बहुत ज्यादा गर्म है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है या 9 मई का जो सानिया वो काफी है इस पे। सर आप क्या समझते हैं कि 9 मई को जो सानिया हुआ वो यकीनी तौर पे काबिल मुज़म्मत है और हमेशा हम मुज़म्मत करते हैं, करते रहेंगे इस तरह के सानियात की। ये सानिया काफी है इस पाबंदी के लिए या और भी कई ऐसे मामलात आप देखते हैं कि वो जवाब बन सकते हैं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए? देखिए, पहली चीज तो ये कि पाबंदी मसले का हल नहीं होती कभी भी। पाबंदी लगाना एक तो आसान नहीं होता। किसी भी जमात पर अगर आप पाबंदी लगाएंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस फाइल करना पड़ेगा। उस रेफरेंस में आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि पार्टी लीडरशिप जो है वो मुल्क को तोड़ने की या इसके ख़िलाफ़ साजिश करने की या एक ऐसी गहरी साजिश है। और जब साजिश का हम लफ्ज़ कहते हैं तो वो बहुत गहरा लफ्ज़ होता है। साजिश ऐसे ही कह देना आसान नहीं होता। जो हमने देखे हैं सेडिशन के केसेस, उसमें जहाँ हमेशा मसला आके अटकता है वो यही कि कॉन्स्पिरेसी कहाँ हुई, कितने लोगों ने की, कौन कौन लोग उसमें शरीक थे, वो शवाहिद देना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे नहीं लगता कि पाबंदी लगेगी। भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से है। फिर इवन जो है आपकी बात में मजीद ऐड करते हुए, चाहे बहुत छोटी पार्टियां हैं या मजहबी शिद्दत पसंद पार्टियां, वो बैन होती नहीं हैं, वो नए नाम से आ जाती हैं किसी ना किसी उसमें। तो ये तो बड़ी पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ के बैन करने से अगर पॉपुलर वोट उनका रहे तो वो नहीं, ये माजी का सबक है, तारीख का सबक है, पाकिस्तानी तारीख का सबक भी है। तो सिर्फ कानूनी तौर पर ये मसाइल तो हैं, मगर असल है कि सियासी तौर पे किल करना इतना आसान नहीं है। पर मैं मज़हर आपसे आपने बड़ी अच्छी बात की अभी कि ये बिल्कुल इनको पीपल्स पीटीआई को फोर फ्रंट पे आना चाहिए कि ये इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस तरह के इमलाक के हमले के अंदर। बट इट रब बोथ वेज, इस्टेब्लिशमेंट और रियासत और गवर्नमेंट को भी जो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि वो भी बताएं, तफ्तीश करा के तफ्तीश से पहले ही पार्टी बैन और लोगों के साथ जो ये बिल्कुल बयानिया बनता जा रहा है उसको भी ज़रा पहले तफ्तीश करा लें। अब तफ्तीश में क्वेश्चन मज़र ये है कि सारी डिबेट जो हो रही है, बहस हो रही है, वो आर्मी एक्ट के तहत है। एक कानूनी बहस है, एक सियासी बहस है। कानूनी बहस में आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ है, ये दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं। आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसकी मज़म्मत की है कि जनाब ये बिल्कुल भी इसका नहीं बनता, नहीं होना चाहिए। फिर रज़ा रमानी के साथ हमें शिकायत रहती थी कि आइन के हवाले से कई ऐसे मामलात हुए जिस पे वो खामोश हैं।
उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत भी की है। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल कानून के तहत नहीं आता। ये जो पहले APS के वाक़े में वो भी गलत था, मगर वो अमेंडमेंट हुई और वो फिर लैप्स हो गई 2019 के अंदर। अब ये केसेस उसके उनके अंदर एक बुरी गैर कानूनी भी है और बुरी प्रैक्टिस भी होगी, और ये अदालतों के अंदर चैलेंज अगर हुई तो ये उड़ जाएगी। आप क्या कहेंगे? देखिए आमिर, असल मसला ये है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इतना कमज़ोर है हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। वरना जब 1997 में एंटी टेररिज्म एक्ट आया था, उसके तहत तय ये था, उस एक्ट के अंदर मौजूद है कि 1 हफ्ते में आपने फैसला करना है। और ज़ाहिर है उसकी स्पिरिट ये थी कि जी बहुत से टेररिज्म के वाक़यात हैं, इनको किस तरह से क्रश किया जाए। बदकिस्मती उसकी ये रही कि उसकी मुखालफत खुद हायर कोर्ट से आई, और ज़्यादातर फैसले जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में हुए उनको सुपीरियर कोर्ट्स ने नल एंड वॉइड करार दे दिया। एक तो उनकी अपीलें जो हैं, हालांकि ये तय था कि 1 हफ्ते में ATC में फ़ैसला होगा, 1 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट्स उसका फ़ैसला करेंगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया था कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी करेगी। हाई कोर्ट्स में जो अपीलें पेंडिंग हैं एंटी टेररिज्म केसेस की, एंटी टेररिज्म कोर्ट की केसेस की, वो सालों से पेंडिंग है। यानी सिर्फ एक मिसाल अगर आपको मैं दे दूं, डैनियल पर्ल केस की जो अपील है, जो उसका फैसला था एंटी टेररिज्म एक्ट कोर्ट में, वो गालिबन फरवरी में शुरू हुआ था और जून में फैसला आ गया था एंटी टेररिज्म कोर्ट में। और जून 2022 से जून 2002 से 2022 में जाके हाई कोर्ट में फैसला हुआ है। यानी आप सोचें कि 20 साल जो है जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, जिनको सस्पेक्ट्स को, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट ली। उसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इंडोर्स कर दिया। तो अगर आपने स्पिरिट ये है एंटी टेररिज्म एक्ट की, स्पेशल कोर्ट्स अगर आपने बनानी है, तो आप कवानीन एंटी टेररिज्म एक्ट को सख्त करें, उनको अच्छे जजेस दें, वहाँ अच्छे केसेस, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में भी अगर आप चलाएंगे तो मिलिट्री कोर्ट में भी एक फाइनल अपील जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। अभी आपने देखा कि बहुत से लोग जो सजाए मौत जिनको हुई थी, जो उनको बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का अपना वो था। तो जब आपने फाइनल अपील ही सुप्रीम कोर्ट में करनी है, तो बेहतर है कि स्पेशल कोर्ट्स जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, सिविलियन कोर्ट्स हैं, उसमें चलाएं, उस कानून को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, इन्फोर्स करें। चाहे आप महीने में फैसला कर दें, उसका 1 महीने में फैसला कर दें। लेकिन मिलिट्री कोर्ट से एक तो ह्यूमन राइट्स की बॉडीज़ इस पर क्वेश्चंस करेंगी। आप एक सिविलियन गवर्नमेंट्स में रहते हुए मिलिट्री कोर्ट्स अगर में केसेस चलाएंगे, वो बात बनेगी नहीं। उस तरीके से हमने देखा था कि जावेद हाशमी को जो है आपने 23 साल सज़ा दे दी, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने वो केस ख़त्म हो गया। नहीं, वैसे मज़हर जावेद हाशमी का जो मुझे याद पड़ता है, ट्रायल वो सिविल अदालत में हुआ था, उसका मिलिट्री कोर्ट में नहीं हुआ था। बल्कि ये मिसाल दी जाती है कि जनाब उनका जो ख़त था वो उसी ज़िम्मे में आता था, मगर उनका गालिबन सेशन कोर्ट के अंदर उनका ये केस चला था। शायद आमिर दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन 1998 में जब सिंध में गवर्नर राज लगा तो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई। मैंने, इदरीस बख्तियार मरहूम ने, हम सब ने उन कोर्ट्स को अटेंड किया है। और उसके बाद उन्होंने जो सज़ाएं दी, उनमें 1-2 लोगों को सज़ाए मौत भी हो गई, जो मर्डर केसेस में थे उनको सज़ाए मौत हो गई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन मिलिट्री कोर्ट्स उस पूरे एक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया उसमें। तो जहां आप ये सूरत हाल हो, वहां बेहतर है कि क्यों नहीं हम इस पे जो एक तो नॉर्मल कोर्ट्स अगर प्रॉपर चले तो उसमें क्या बात है, लेकिन अगर आपने स्पेशल कोर्ट्स बनाई हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बनाई हैं, तो उन कवानीन को बेहतर करें, उन चीज़ों को बेहतर करें, स्पीडी। असल चीज़ ये है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन 9 मई की इन्वेस्टिगेशन है, ये सॉलिड होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें जो लोग मुलव्विस हैं उनके बारे में प्रॉपर, ताकि आप प्रोसिक्यूशन प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करवा सके। इसके अंदर अबव पॉलिटिक्स देखना चाहिए इन चीज़ों को। अगर पीटीआई की लीडरशिप कहीं ना कहीं मुलव्विस पाई जाती है, मैं सिर्फ आपकी उसमें आर्ग्यूमेंट में ऐड कर दूं
कि जो आईनी तरमीम गलबन 22 और 23 करके जो APF के बाद ये इन आर्मी एक्ट के तहत जो ट्राई किए गए थे, उसमें 56 के करीब, ये इंटरनेशनल जूरिस्ट कमीशन की जो है ना, मैं रिपोर्ट देख रहा था, शायद 56 के करीब लोगों को फांसी हो गई थी। मगर उसके बाद से असल में कानून से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कानून का मिसयूज़। और जिस तरह आपने देखा एंटी टेररिस्ट कोड का, आपने टेररिस्ट एक्ट का हवाला दिया कि जितना उसका मिसयूज़ होता है, जिसको भी आप चाहते हो कि नाकाबिले ज़मानत उसकी केसेस करवाए जाएं, तो उसको ATA में डाल के जो है वो ऐसे ही, चाहे मोहल्ले के अंदर छोटी मोटी लड़ाई भी हो तो आप मुखालफिन को उसमें डलवा देते हैं और वो एक मजाक बन के रह गया है। पहले तो वो उसका इतलाक, फिर वो बिल्कुल पैरेलल जस्टिस हमेशा बुरा समझा जाता है, इसलिए ही आला अदलिया जो है एक रिलक्टेंस होती है। तो पैरेलल जस्टिस के अलावा आर्मी एक्ट के तहत तो एक नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि वहाँ पे जज होते ही नहीं हैं और क्योंकि वहाँ पे जजों की जगह पे आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा उसके ऊपर सवालात आ जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए आमिर, असल चीज़ जो रही है हमारी, अक्सर इस तरह के केसेस में डिमांड की जाती है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मेरा हमेशा इस पे मौक़िफ़ रहा है कि अच्छी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का कोई नेमुल बदल नहीं होता। अगर आप अच्छी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करें तो आप मुल्ज़िम को पकड़ भी सकते हैं, उसको सज़ा भी दिलवा सकते हैं। यहाँ भी ये इशू, अब आप देखें कि पिछले 24 घंटे से एक पूरा नैरेटिव बनाया हुआ है, एक जो है इशू खड़ा हुआ है कि जी इमरान खान के घर के अंदर 40 मुबैना दहशतगर्द मौजूद हैं। अगर 40 मुबैना दहशतगर्द मौजूद हैं और वो 9 मई के वाक़यात, चाहे वो लाहौर का वाक़या हो, मियाँ वाली का हो, फैसलाबाद का हो, अगर इसमें मुलव्विस लोग वहाँ मौजूद हैं तो ले सर्च वारंट लें। चाहे आप इवन अगर आपने वो किया हुआ है और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अंडर अटैक हैं, तो आप किसी भी सूरत में वो 40 लोग तो नहीं निकल सकते ज़मान पार से। लेकिन अब जो एक पहली स्टोरी आई कि जी वो 8 लोग वहाँ से जो फरार हुए थे वो पकड़े गए। अब नहीं पता कि वो 8 लोग कौन थे, कहा यह जा रहा है कि वो 8 लोग इसमें मुलव्विस थे। क्या वो ज़मान पार्क में रहे, ज़मान पार्क से फरार हुए थे? अगर ज़मान पार्क से फरार हुए थे तो आपने तो वो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, तो वो कैसे फरार होते हुए पकड़े गए? असल चीज़ ये है कि हम पॉलिटिक्स ले आते हैं क्राइम के अंदर, हम पॉलिटिक्स ले आते हैं इस तरह की सीरियस इश्यूज, और ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। आप सोचें कि PF बेस में घुसकर अगर एयरफोर्स के जहाज़ों को जला देना, इससे बड़ा टेररिस्ट एक्ट हो नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसा ही टेररिस्ट एक्ट है जैसे मेहरान बेस में हुआ। ये उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है जो मेहरान बेस में हुआ है। तो उसको उसी तरीके से टैकल करें, उसको खुदा के लिए पॉलिटिकली टैकल ना करें। मगर इस वक्त जो माहौल है कि इस वक्त जितना आप कह रहे हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए, इस वक्त तो एक मजाक बना हुआ है ना कि अदालतें बेबस नज़र आती हैं कि वो ज़मानत देती हैं और वो कहती हैं कि जनाब फ़लानी तारीख तक आप इनको प्रोटेक्टिव बेल है, आप नहीं पकड़ सकते। वो बेचारा अभी निकलता है अदालत से तो वो एक पुलिस की गाड़ी होती है, उनको कोई परवाह नहीं है कि अदालतें क्या कह रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। जो है वो उठाते हैं गाड़ी में, वो एक बंडल की तरह बनाते हैं और दोबारा ले जाते हैं और फिर लापता हैं। मतलब इमरान रियाज लापता है, उसको पुलिस कहती है मैं नहीं पता किधर गया है। इसी तरह बेताशा लोग तो काउंटेड फॉर हैं कि पता है जी फलानी जेल में है। बेताशा ख़ास तौर पे ख़वातीन ऐसी जिनका नहीं पता चल रहा कि वो किधर हैं। और वो जो स्टोरी इस वक्त, तो ये माहौल ही नहीं है जिसके अंदर तफ्तीश की जा सके या इस तरह के मुकदमे लड़ाए जा सके या इंसाफ किया जा सके। फिर तो आमिर देखिए उसका नतीजा फिर क्या होगा। उसका नतीजा ये होगा कि 9 मई के वाक़यात, जो जितने संगीन वाक़यात हैं, अगर ये सब इसकी नज़र हो गए तो आप सोचें कि कितना बड़ा ये सानिया होगा। लाहौर के रिपोर्टर को हम अपने साथ ऐड कर लेते हैं। साथ हमारे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदा खुसूस जो कि ज़मान पाक के बारे इस वक्त मौजूद हैं, शम्स नवीद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। शम्स, मुझे ये बताइएगा
कि इस वक्त आप एग्जैक्टली किस जगह पे मौजूद हैं, क्या वहां पे ज़ारे यकजहती के लिए कारकुन भी वहां पर पहुंचे हैं, पुलिस की कितनी नफरी है, कितना इम्कान है कि रात के कोई गिरफ्तारी हो सकती है, छापा पड़ सकता है, ऑपरेशन हो सकता है? 24 घंटे में मैं ऐड कर दूं, शम्स के 24 घंटे से ये 48, अभी तो 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि ये छापा पकड़ेगा नहीं पड़ेगा, जिस तरह अभी मदर फरमा रहे थे कि जनाब 40 बंदों से ज्यादा, उन्होंने भी कहा कि 8 गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब ये भी इतला आई है कि कल कमिश्नर साहब करेंगे। लेटेस्ट क्या है वहां पे सिचुएशन? मैं इस वक्त ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो ज़मान पार्क 3 रास्ते आते हैं। एक रास्ता माल रोड से आता है, एक धर्मपुरे से आता है और एक डेविस रोड से आता है। पुलिस ने तीनों रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। एक तो ज़मान पार्क के आगे वाला रोड है, पुलिस ने इसके जो अपोजिट किनार रोड है उसको भी बंद कर दिया, जो कल खुला था। जब हमारी पुलिस अफसरान से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने 8 जिन अफराद को गिरफ्तार किया है वो शरपसंदी में मुलव्विस हैं, जबकि हमने 40 अफराद को गिरफ्तार करना और वो इमरान खान के घर में छुपे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि 2 बजे का आज का अल्टीमेटम था पंजाब हुकूमत का इमरान खान को, उसके बाद से यहाँ रास्ते बंद कर दिए हैं। जब हमारी पुलिस अफसरान से कहा, हमने पुलिस अफसरान को कहा कि आपने रास्ते बंद कर दिए हैं, यहाँ पर लाइट्स ऑफ कर दिए हैं, तो ऑपरेशन कब करना है, तो पुलिस अफसरान का कहना था कि इस पर हाई लेवल पर मुशावरत की जा रही है। इम्कान तो यही जाहिर किया जा रहा है आमिर साहब कि रात लेट नाइट ऑपरेशन किया जा सकता है। अभी भी पुलिस की भारी नफरी तीनों पॉइंट्स पर मौजूद है। अभी से कुछ ही देर कबल रिपोर्टर्स को इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर ले जाया गया। उन्होंने वहां पर बरामदे में विजिट कराया कि देख लें यहाँ पर कोई शरपसंद मौजूद नहीं है। जब हमने उनको कहा कि हाँ हमें कमरों में भी विजिट कराएं तो वो कमरों में नहीं लेके गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बातें की। अभी की मैं आपको बात बताऊं कि 3500 से जायद जो शरपसंद नासिर हैं वो पुलिस की तहवील में है। पुलिस का कहना है जो 40 जो मजीद अफराद हैं जो शरपसंदी में मुलव्विस हैं वो इमरान खान के घर के कमरों में मौजूद हैं और उनके पास पक्की डायरी है। लेकिन ताहाल पुलिस ने अभी तक ऑपरेशन शुरू नहीं किया और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि रात के किसी टाइम ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए। जी ये लास्टली बस मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फिर शायद सरद कह रही हैं ब्रेक पे जाना है और मज़र बाद में हम दूसरे पेशावर और मुल्तान से भी रिपोर्ट लेने के लिए हमारे साथ रहिएगा। क्विकली ये बता दें कि ये वहाँ पे ये कहा जा रहा था, इमरान खान की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये इनके पास बंदे तैयार हैं और ये वहाँ से उनकी मौजूदगी जो है ना वो ज़मान पार्क से डाल देंगे, तो ये कहाँ किस हद तक ये दुरुस्त हो सकता है? जी बिल्कुल आमिर साहब, अगर ज़मान पार्क के बाहर की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ मीडिया नुमाइंदगान है। हमने कोई सिविल कपड़ों में लोगों को नहीं देखा। और अगर जब हम इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर गए थे तो वहाँ जो बरामदे में हमने विजिट किया था कुछ वकील बैठे थे और इमरान खान साहब का ज़ाती सिक्योरिटी स्टाफ था, उसके अलावा कोई लोग नहीं थे। जब हमने उन्हें कहा कि आप हमें कमरों में लेके जाएँ तो वहाँ वो हमें लेके नहीं गए। अगर बाहर की बात की जाए तो हमें कोई यहाँ पर सिविल कपड़ों में लोग ऐसे नज़र नहीं आ रहे। पुलिस भी जो मौजूद है वो पॉइंट्स पर मौजूद है। माल रोड का अंडर पास है वहाँ पर मौजूद है, धर्मपुरा का अंडर पास है वहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा डेविस रोड में है। बाहर हमें कोई ऐसी चीज़ देखने में नहीं आ रही। जी यानी कि पुलिस की बहुत ज्यादा नफरी वहां पर मौजूद है, इम्कानात है कि ऑपरेशन हो सकता है रात गए। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे सूरत हाल क्या बन सकती है इसके ऊपर तजिया हासिल करेंगे आमिर साहब का और मजहर अब्बास साहब का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पेशावर से इस वक्त ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है 92 न्यूज़ के मुमताज बंगली साहब, उनको वेलकम करेंगे। लेकिन मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मेरा ख्याल है मजहर साहब से हम शुरू करते हैं। जी मजहर, अभी आपने लाहौर का सुना तो पेशावर का भी ओपिनियन लेंगे। इस पर मैं चाह रहा हूँ कि आप कमेंट करें, हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट साहब ने वहाँ की सूरत हाल बताइए। देखिए आमिर, अगर ये वाकई सही मानों में जो इनकी जो क्लेम कर रहे हैं, आमिर मीर साहब क्लेम कर रहे हैं या पंजाब पुलिस क्लेम कर रही है, उसके मुताबिक अगर वो वाकई ऐसे लोगों को वहाँ से पकड़ने में कामयाब होते हैं कि जिन्होंने पनाह ली हुई है, उनके बकौल मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है इमरान खान इन सारी चीज़ों की तरदीद करते हैं। और अगर ऐसे लोग वहाँ से पकड़े गए तब तो इमरान खान जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हुए वहाँ लोग और अगर इनकी सारी इंफॉर्मेशन गलत साबित होती है
तो ये याद रखिए कि इसका 9 मई के वाक़यात पे बहुत मनफी असर होगा। ये याद रखें, क्योंकि इतना ज़्यादा हम एक हाइप क्रिएट कर देते हैं कि पिछले 24 घंटे से आपने उस पूरे इलाके को घेरा हुआ है इस बुनियाद पे कि जी अंदर लोग हैं। अल्टीमेटम देते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। अव्वल तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को अल्टीमेटम देने की ज़रूरत क्या है? आप होम मिनिस्टर वहाँ आके बात करते हैं ना। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है इन चीज़ों से? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का मुझे ताल्लुक बता दें। ये या तो वफाकी वजीर दाखिला बात करता है, सेक्रेटरी दाखिला बात करता है, आईजी बात करता है। यहाँ या तो आईजी पंजाब बात करें या होम मिनिस्टर, उन्होंने अगर होम मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर ने खुद रखी हुई है तो सेक्रेटरी दाखिला बात करें। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैज नथिंग टू डू विद इट। जी, पेशावर में अगर हमारा राब्ता हो गया है तो मुमताज़ मंगीजात से भी पूछ लेते हैं। मुमताज़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी मुमताज़, वो केपी के अंदर क्योंकि सूरत हाल पंजाब से भी ज़्यादा टेंस रही और सबसे ज़्यादा वहीं पे लोग मारे भी गए और ज़ख्मी भी हुए और कल प्राइम मिनिस्टर भी गालबन आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या अभी मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? दूसरा, ये जो 9 मई के हवाले से तफ्तीश हो रही है और लोग पकड़े जा रहे हैं, तो वहाँ पे इसके क्या, हमें ज़रा ब्रीफ करें इसके मतलब क्विकली। जी आमिर मतीन साहब, यहाँ पे हालात तो बिल्कुल काबू में हैं। जो इब्तिदाई 2-3 दिन थे उस वक्त तो हालात इंतहाई कशीदा रहे हैं और ये ख़तरा महसूस किया जा रहा था कि जगह जगह से वो हजूम निकल सकते हैं और वो जो सरकारी तनसीबात हैं उनको निशाना बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। जहाँ तक गिरफ्तारियों का ताल्लुक है, कोई 450 के करीब जो लोग थे उनको MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और जो 300 लोग थे उनको इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत चालान किया गया। लेकिन आज जो नई पेशरफ्त हुई है उसमें यह है कि कोई 150 के करीब जिनके खिलाफ 3 MPO के तहत मुकदमा दर्ज थे और पेशावर हाई कोर्ट ने सबको रिहा कर दिया। न सिर्फ रिहा कर दिया बल्कि ये हुक्म भी दे दिया गया कि इनको 30 मई तक गिरफ्तार ना किया जाए। जैसे कि आपको मालूम है 3 MPO के तहत ऐसे मुकदमात होते हैं कि जिनसे ख़तरा होता है कि वो मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में अमन अमान के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। तो आज पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे न सिर्फ उनको रिहा किया गया बल्कि ये भी कहा गया कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। बालफाजी दीगर अगर दूसरे मुकदमात में भी उनको गिरफ्तार करना चाहें तो शायद वो गिरफ्तार ना कर सकें। और जहाँ तक यहाँ पे जो तनसीबात पे हमले हैं उस पर वो काम का ताल्लुक है, रेडियो पाकिस्तान को तकरीबन बहाल कर दिया गया है। वहाँ पे जो स्टूडियो है वो तो तकरीबन पहले से वो बहाल थे, उसको नुकसान नहीं पहुँचा था, लेकिन जो कंट्रोल रूम थे और जो ट्रांसमीटर्स थे वो सारे तबाह हो गए थे और उसको तबाह कर दिया गया है। अलबत्ता उसमें काम रहता है क्योंकि वहाँ की दीवारें तक जल चुकी हैं, फर्नीचर वगैरह, ऑफिस, कंप्यूटर सारे जल चुके हैं, उसे तो बहाल नहीं किया जा सकता है। बिजली का निज़ाम है वो उसकी अभी मुकम्मल बहाली रहती है, लेकिन पाक फौज की जानिब से मैं मुमताज़ क्विकली फिर मदर साहब से कमेंट लूँगा। क्विकली आपसे जानना चाहता हूँ कि इमरान खान के घर अभी भी जो है बाहर पुलिस खड़ी हुई है ज़मान पार्क में, और गो के पुलिस का कहना है कि मकसद उनको गिरफ्तार नहीं करना बल्कि वो 40 लोगों को गिरफ्तार करना है जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और बताया जा रहा है कि वो उनकी गिरफ्तारी एजेंडे पे नहीं है। मगर वहाँ कुछ भी हो सकता है कि वहाँ पे इश्तिहाल अंगेज़ी हो सकती है, कुछ किसी नए पुराने या नए केस में, हालांकि अदालत कह चुकी हुई कि उनको गिरफ्तार नहीं करना। वो फ़र्ज़ करें कि उनको किसी तरीके से आजकल में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो KP में उसका क्या रिएक्शन होगा? जी आमिर मतीन साहब, मसला ये है कि इधर जो MNAs तकरीबन 11 MPs और साथ उसमें 2 MNAs भी शामिल हैं, उनको तो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एक MNA की जानिब से आज एक पैगाम दिया गया और उसमें यह कहा गया है कि गिरफ्तारियों से ख़त्ल तक कोशिश की जाए कि बचा जाए और अपनी गिरफ्तारियाँ ना दें, ताकि अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल पेश आ जाए तो वो कारकुनों को तैयार कर सकें। तो ज़्यादातर जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो अभी गिरफ्तारी से बचे हुए हैं और उनकी ये कोशिश है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मौका आ जाए, ऐसी कोई किसी कॉल की
ज़रूरत पड़ी तो वो बाहर आ सके, अगर उस वक्त को गिरफ्तार भी हो जाए तो वो लोगों को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो कारकुन हैं वो कारकुन तो ज़ाहिर है उनकी तो गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा चुकी है। अलबत्ता जो लोग पकड़े गए हैं मुख्तलिफ जराइम में, जो हमने आमा के लिए खतरात थे, वो तो जेलों में हैं या उनमें से 150 अफराद को रिहा किया गया। अलबत्ता जो बाकी जो लोग हैं उनके लिए बाकायदा तौर पे मैसेजेस दिए जाते हैं, ऑडियो मैसेजेस दिए जाते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप में उनको मैसेजेस दी जाते हैं और उनको बाकायदा तौर पर हिदायत दी जाती है कि किस टाइम क्या करना है। इस वक्त तो बिल्कुल जो हालात है वो बिल्कुल काबू में है, कोई कशीदा सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन लगता यह है कि कारकुन जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया जंगेश आपका। मजर मैं चाहूँगा आप इस पर क्विक कमेंट दे दें कि ये सारी जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स की जाती है, जो एक्शन किया जाता है, इसके पीछे मफरूज़ा ये होता है कि ये लोगों को पकड़ दकड़ की जाएगी और तमाम लीडरान को फर्स्ट सेकंड टियर के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ये एक डिटरेंट होता है। आपने 30-40 साल से आप और हम जो है इस तरह की तरीक़ें देख रहे हैं और इस तरह के बलबे भी देख रहे हैं और इस तरह के सानियात भी देख रहे हैं, तो ये कितना कारआमद होता है? नहीं हुआ ना। देखें आमिर, हमने पीपल्स पार्टी के दौर में देखा, जब भुट्टो साहब को फांसी हुई उसके बाद एक रिएक्शन हुआ जिसका जिक्र किया जाता है, लेकिन जो जुल्फ़िकार फैक्टर था वो भी एक तरह का रिएक्शन था। वो रिएक्शन हार्ड लाइन रिएक्शन था, वो फिर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उन्होंने बहुत सी लोगों पे अटैक्स किए, सब कुछ हमने देखा उसमें। उसके बाद उन लोगों को जो है वो ला के टीवी स्क्रीन्स पर दिखाया गया, फिर पार्टी तोड़ी गई, ये सबको आपको पता है। लेकिन सबसे वर्स्ट जो चीज़ हुई है वो 92 से 95 तक, 96 तक MQM के हवाले से, उसमें हमने पहले मिलिट्री ऑपरेशन देखा, फिर हमने पुलिस ऑपरेशन देखा, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स देखी, और साथ में ये भी देखा कि बहुत से MNAs MPAs जो है उनको MQM छुड़वा के जो है वो किसी और, उस वक्त मुजफ्फर हसन शाह को सपोर्ट की ज़रूरत थी, उनकी सपोर्ट कराई गई। उनमें बहुत से कुछ एक आध ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त की वफाकी काबीना का हिस्सा भी हैं उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने देखा कि उसके नतीजे में नहीं आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आई। कोई जमात, अगर आपने पीपल्स पार्टी में से 4 ग्रुप निकाल दिए तो पीपल्स पार्टी अपनी जगह मौजूद। मदर की आवाज वो क्या नहीं। जी अब आ रही है हमें? जी अब आ रही। जी आवाज आ रही है? जी प्लीज कंटिन्यू। तो ये सारा अमल हम देखते आए हैं। इसका इसलिए और इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि अगर कोई उनका कुछ एलिमेंट जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो आप उसे मिक्सअप कर देते हैं, और मिक्सअप के नतीजा ये होता है कि जो जेन्युइन मुकदमात भी होते हैं वो भी पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। हमने देखा हकीम सईद का केस, हमने और बेशुमार केसेस ऐसे देखे कि जल्दबाजी में गलत लोगों को पकड़ के सजाएं दे दी गई और अल्टीमेटली वो लोग बरी हो गए। अब आज के वाकयात में अगर आप देखें कि 9 मई के वाकयात में अगर आपने इसमें पॉलिटिक्स खेली तो आमिर इस चीज़ का कतई इम्कान है कि आप 9 मई के मुकदमात को भी मिक्सअप कर देंगे और उसका नुकसान होगा, क्योंकि इतनी बड़ा वाकयात हुए हैं कि अगर आपने उसको पॉलिटिसाइज कर दिया, उन चीज़ों को पॉलिटिसाइज किया, तो ये यकीन जानिए कि ये जो लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज हमने अब फुल स्टॉप और कॉमा भी तब्दील नहीं हुआ। जो चीज़ हमने 80s में देखी वो आवाज कट रही है, मगर बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी जो है ना मशकूक हो जाती है जब आप बुरे तरीके से करते हैं, तो इसकी सारी जो एक हैसियत होती है, एक मॉरल अथॉरिटी, वो वीक हो जाती है, जिससे कि जो कि बहुत गलत असरात पड़ते हैं। मैं आपको लास्ट 4 मिनट से मैं क्विकली आपको एक और, इसमें आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि तफ्तीशी निज़ाम के मुतालिक इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इस वक्त एक बन गया है कि जो तैनातियाँ हो रही हैं वो पुलिस की तफ्तीशी अफसरान की, ख़ास तौर पे पंजाब में, पहले तो ये है कि वैसे ही निगरान हुकूमत और उनकी जो उस पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं, मगर जो तैनातियाँ पुलिस की ख़ास तौर पे लगाई जा रही हैं उस पर मज़ीद सवाल उठ के आ गए। मैं क्विकली आपको ज़रा बता दूँ कि आप और मैं माजी में देखते रहे हैं कि यहाँ पे जो बड़े बड़े सानियात हुए, जिस तरह के मॉल टाउन था
और मुर्जा भुट्टो का केस, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और रिसेंटली साहिवाल का केस, उन तमाम के अंदर जो है जो इंक्वायरी अफसरान थे उनको तरक्कियाँ मिली, उनके में से कई आईजी तक भी बनाए गए और वो कोई उनके ऊपर जज़ा सज़ा का निज़ाम नहीं हमने देखा। अभी रिसेंटली एक अफसर साहब पूरी इस वक्त जो है ना नैब का, अब कह रहे थे ना क्रेडिबिलिटी नहीं रहती, तो नैब के अंदर भी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती जब तो टोटल उखाड़ पछाड़ हो रही है। एक अफसर लगाए गए हैं पुलिस के वकार चौहान साहब, जिनको डायरेक्टर जनरल लगाया गया है। अच्छा, ये इनका नाम आया था जो सियालकोट में लिंचिंग केस था उसके अंदर जो है इनका नाम था, और फिर ये डीपीओ थे उस वक्त, 7 दीगर अफसरात के साथ सज़ा सुना दी गई थी इनको कि लाहौर हाई कोर्ट ने फिर इन एहलकारों को अदम सबूत की फराहमी की वजह से शक का फ़ायदा देते हुए सज़ा ख़त्म कर दी थी। मगर मज़े की बात यह है कि जब ये भी केस ट्रायल पे चल रहा था तो इनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अब ये डीजी लगाए गए हैं जो कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट के केस के ऊपर, एक बड़े मेजर केस के अंदर ये इन्वॉल्व रहे हुए हैं। दूसरा, अगर आपके पास टाइम हो, मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स है आमिर साहब। मैं मेरे पास एक और बड़ी तैनातियों की लंबी लिस्ट है, वो मैं अगले प्रोग्राम में करूँगा। इसी पे ही आप क्विकली कमेंट दे दें क्योंकि टाइम थोड़ा है। आमिर, देखिए, मुर्तज़ा भुट्टो केस में सबसे बड़ा अलमिया ये रहा कि मुर्तज़ा, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि जब एक कुछ जिन अफसरान पे केस चल रहा था उनकी आप तरक्की कैसे कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त तो प्रूव नहीं हुआ था। जब बाद में वो इक्विट हो गए, फिर भले आप प्रमोशन करें, बैक डेट से करें, जो भी करें, ड्यूरिंग द ट्रायल आप लोगों की उनकी तैनाती है, जो लोग सस्पेंड हैं उनकी प्रमोशंस कैसे हो सकती थी? मतलब एक अजीब व गरीब बात थी ना। अच्छा, फिर दूसरा देखें, मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में 2 FIRs थी, दोनों के मुल्ज़मान बरी हो गए। तो अब इसका तसव्वुर करें कि किसी ने तो मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया है, वो कौन थे अगर दोनों तरफ के मुल्ज़मान बरी हो गए? यही हकीम सईद के केस में हुआ। जिस शख्स को पकड़ा था उस वक्त के DIG कराची ने IG राना मकबूल से कहा था कि गलत आदमी को पकड़ा है आपने, इसको ना करें, ये नहीं चलेगा, ये केस खराब हो जाएगा। केस खराब हो गया। नबी शेर जुनेजो जज थे, सेशन जज थे, उनके मर्डर में अल्तार के पीपल्स पार्टी के लोगों को वो कर दिया गया, मुलव्विस कर दिया गया, बरी हो गए। बहुत माजरत, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड्स हैं, इंशाल्लाह ताला फिर आपको ज़हमत देंगे। कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? फिर मैं क्लोजिंग की तरफ ये इसके बाद इतनी तफसीलन उन्होंने बता दी। हमारे पास इससे काफ़ी तैनातियों की एक लंबी लिस्ट है, ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया अमर साहब, आपका भी शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।